हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यूज जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लाइक एमपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ, यूपी सीएचओ, साथ ही सीआरपीएफ और ईएसआईसी के अंदर जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक टारगेट एमसीक्यूज हैं जो कि चूज किए हैं, और उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। और हम ऐसे ही रिलेटेड और रिलायबल और सेलेक्टेड एमसीक्यूज को सेशन वाइज डिस्कस करेंगे। और उसका आज अपना पहला सेशन है। ऐसे ही डेली आपको एक सेशन मिलेगा, और एक सेशन के अंदर जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो सेलेक्टेड एमसीक्यूज हैं वही अपन डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा सारा मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और फर्स्ट सेशन अपन कंप्लीट करेंगे आज के इस क्लास के अंदर। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आप सब जो भी सेशन से जुड़ रहे हैं और जो नहीं जुड़ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एमसीक्यूज़ का बेनिफिट ले सकें। और साथ ही आपको बता दूं, अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आपको डेली अप टू 5 और 10 एमसीक्यूज मिलते हैं, जिनको आपको सोल्व करना है, अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे ही कोई अपडेट दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो की, तो उसमें आपको उनके आंसर बता दूंगा। तो उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, एक तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म आपको वहां से मिलेगा, जिससे आप एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो डेली आपको कम्युनिटी सेक्शन में 5 to 10 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। वो इमेज बेस हो सकते हैं, या फिर अदर थ्योरी बेस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस हो सकते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी बेस हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आपको 5 to 10 एमसीक्यूज डेली अप टू डेट कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे, और साथ ही डेली 1 सेशन आपको एमसीक्यूज का मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए चैनल पर विजिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट सेशन को। और इस सेशन के अंदर अपन मोस्ट सेलेक्टेड एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात बता दूं मैं, कि हर क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, एटलीस्ट 20 सेकंड आपको एक क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। उसमें आपको अपना आंसर देना है। उसके बाद उसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा कि उसका राइट आंसर क्या है, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं या गोल्डन पॉइंट है, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आगे फर्दर जैसा भी एग्जाम आप देते हैं उसमें उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सेशन में। और फर्स्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट द इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, आप सबको पता है, इंसुलिन एज अ हार्मोन है, ठीक है। और ये पेनक्रियाज की कौन से पार्ट से सीक्रेट होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट द इंसुलिन, कौन से पार्ट से प्रोड्यूस और सीक्रेट होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आंसर आपको देना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ग्लोमेरुलस, सेकंड है बोमन कैप्सूल, थर्ड है आइसलेट ऑफ लेगरहैंस, और फोर्थ ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से सोच लीजिए इसका आंसर। और एक बात याद रखिए, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करें। बार बार एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैं काफी बार बता चुका हूं। एलिमिनेशन मेथड मींस आपको ऑप्शंस को हटाना है, जो गलत है उसको निकालना है, सही ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। स्लेट ऑफ लेगरहैंस इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करें तो एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व हो जाता है। देखिए, ग्लोमेरुलस किडनी का पार्ट है, बोमन कैप्सूल नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है, हेनले लूप ये भी नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है, 3 ऑटोमेटिकली कट गए। पेनक्रियाज का पार्ट यही आपने यही पढ़ा है, ठीक है, ये आपको याद होगा। उसके बाद इसके रिगार्डिंग एक मोटी मोटी बातें आपको मैं बता दूं। लेगरहैंस सेल्स जो है, लेगरहैंस है, उसमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, मोस्टली 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट वन अल्फा सेल, सेकेंड वन बीटा सेल, और थर्ड वन गामा सेल या डेल्टा सेल, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा या गामा सेल्स हैं, जो कि मोस्टली ये होती हैं। और उसमें आपको हार्मोन्स भी याद रखना है, किससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो जैसा कि आपको ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इंसुलिन हार्मोन, तो ये इंसुलिन हार्मोन है पेनक्रियाज के लेगरहैंस से बीटा सेल से बनता है। किससे बनता है, बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सिक्रेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। कहाँ से, बीटा सेल से। कहाँ से, बीटा सेल से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कौन से सेल से होता है, तो याद रखना है बीटा सेल से होता है। तो अल्फा सेल से क्या होता है, तो अल्फा सेल से आपको याद रखना है ग्लूकागोन निकलता है, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होता है।
तो डेल्टा से क्या होता है, तो डेल्टा से आपको याद रखना सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया, विच पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, तो आइसोलेट लेगरहैंस होता है। उसके अंदर तीन प्रकार की मोस्टली तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती है, 3 टाइप में, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती है, बीटा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करती है और डेल्टा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, ये ग्लूकोज, ठीक है, और ये ग्लाइकोजन, दोनों का मीनिंग आप सबको पता है, दोनों के बारे में आपने पढ़ा है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक फ्रीली एक तरीके से आपके ब्लड के अंदर होता है, शुगर जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोमीटर की हेल्प से आप शुगर का लेवल चेक करते हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल आप जो चेक करते हैं, वो ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है इंसुलिन। ठीक है, क्या करवाता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है इंसुलिन। और यदि इसी का अपोजिट है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है ग्लूकागोन, नाम से मीनिंग निकल रहा है ग्लूकागोन। ठीक है, यानी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो वो कौन करवाता है? ग्लूकागोन। और इंसुलिन का फंक्शन होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना। इसलिए आपने देखा होगा डायबिटीज मेलाइटिस जो पेशेंट होता है उनके अंदर इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल है हाई रहता है, और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने के लिए इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज, हाई ग्रेड फीवर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है मोर देन 100 टू 102 तक, यानी कि 100 से 102 तक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 103 यानी 103 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट, 103 से 107 फ़ारेनहाइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है मोर देन 107 107 से ज्यादा। फ़ारेनहाइट में सारी वैल्यू क्या है? फ़ारेनहाइट में आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर आपको देना है फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होता है, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपका टाइम खत्म हुआ। अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 103 टू 107 फ़ारेनहाइट, यानी 103 से लेकर 107 फ़ारेनहाइट तक इसका रेंज होता है एक हाई ग्रेड फीवर का। ठीक है, नॉर्मली आइडियली अपन ने पढ़ा है, आइडियली आपने भी पढ़ा होगा, ये क्या पढ़ा है कि 103 से 105 तक यदि फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर तो वो हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता दूं। फर्स्ट वन पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ये जो CHO के एग्जाम्स होते हैं, MP CHO, लाइक राजस्थान CHO, बिहार CHO, इनमें डायरेक्टली वन लाइनर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं। और एक CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसकी जो पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें इसी लेवल के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सुपरफिशियली पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने राजस्थान CHO और MP CHO को एग्जाम दिए होंगे या आपने देखे होंगे इनके एग्जाम, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चन है जो कि MP CHO 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, तो याद रखें। तो नॉर्मल टेम्परेचर आपको याद रखना है, यदि सेंटीग्रेड में देखें अपन, सेंटीग्रेड में देखें तो 37 सेंटीग्रेड होता है, और इसी को फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है कि ह्यूमन के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में देखें तो 37 है, फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये नॉर्मल है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट आपको और बता दूं मैं। यदि नॉर्मल क्या बताया आपको, नॉर्मल एक तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब यदि टेम्परेचर 95 से लेस देन हो जाता है, 95 से लेस देन हो जाता है, यानी टेम्परेचर 95 से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोथर्मिया। क्या बोला जाता है? हाइपोथर्मिया। ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइपोथर्मिया किस टेम्परेचर पर बोलेंगे, या बॉडी का टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा तब उसको हाइपोथर्मिया कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि टेम्परेचर 99 से
100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यदि टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको लो पायरेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मींस फीवर, ठीक है। पायरेक्सिया अदर नेम हो सकता है, पायरेक्सिया जो है वो फीवर का ही अदर नेम है, ठीक है। तो 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो लो पायरेक्सिया होता है, ठीक है। माइल्ड पायरेक्सिया आप कह सकते हैं या लो पायरेक्सिया आप कह सकते हैं। यदि यही टेम्परेचर 100 से 103 हो जाता है, यदि टेम्परेचर 100 से 103 यानी कि 100 से 103 तक हो जाता है तो वो मॉडरेट फीवर होता है। कैसा हो जाता है? मॉडरेट पायरेक्सिया या मॉडरेट फीवर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यदि अपन देखें, यदि टेम्परेचर 103 से 105 हो जाता है, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो उसको बोला जाता है हाई पायरेक्सिया। क्या बोला जाता है? हाई पायरेक्सिया या हाई ग्रेड फीवर, जो कि आपका क्वेश्चन था कि हाई ग्रेड फीवर कौन सा होता है। तो बॉडी टेम्परेचर यदि 103 से 107 या 105 तक चला जाता है तो हाई ग्रेड फीवर होता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और ये आपको याद रखना है कि यदि टेम्परेचर 105 से भी ज़्यादा चला जाता है, 105 यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा चला जाता है तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरथर्मिया कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एमपीसीएचओ में रिसेंटली 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा पायरेक्सिया के बारे में, फीवर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताए। ये सारे पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और आई थिंक आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी हैं आपके ड्यूरेशन कॉलेज टाइमिंग में या बाद में भी, अभी यदि तैयारी में आप लगे हुए तो पढ़ी होगी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है वो आपसे पूछा गया है और ये भी एमपीसीएचओ के अंदर पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपके पास टाइमिंग है, फटाफट से आंसर दीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन सी नहीं है वो आपसे पूछा गया है। पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पेनक्रियाज और हाइपोथैलेमस। क्या इसका राइट आंसर है? आपको राइट आंसर फटाफट से देना है। आई थिंक आप सबको पता है इसका आंसर जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक ब्रेन का पार्ट है, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बिकॉज आपने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। बिकॉज ये जो ग्लैंड है वो अदर जो रिमेनिंग ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल में रखती है, ठीक है, उनका रेगुलेशन करती है एक तरीके से। उसके अलावा पेनक्रियाज, जो कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया, पेनक्रियाज एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो मिक्स्ड ग्लैंड इज अ पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों है? क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है। एंडोक्राइन फंक्शन लाइक अभी इंसुलिन की बात करिए अपन ने, और एक्सोक्राइन में पेनक्रियाटिक जूस ये सीक्रेट करती है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है। उसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन है, और हाइपोथैलेमस है, ये इसका राइट आंसर है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट इट इज कोल्ड, ठीक है। व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट इट इज कोल्ड, यानी यदि आपकी पल्स रेट है 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है तो उसको किस रूप में अपन डिफाइन करेंगे, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, सेकंड ऑप्शन है ब्रेडेपनिया, सी ऑप्शन है टेकिकार्डिया और डी ऑप्शन है टेकेपनिया। क्या इसका राइट आंसर है? आपको अपना आंसर देना है, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा और इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं दूंगा। तो फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ब्रेडिकार्डिया। क्या है? ब्रेडिकार्डिया। यदि पल्स रेट है 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। याद रखिए क्या बोला जाता है? ब्रेडिकार्डिया। अब बात करते हैं इसकी रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। तो देखिए, एक नॉर्मल पल्स रेट आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल पल्स रेट एक तरीके कह सकते हैं हार्ट बीट, है ना। हार्ट बीट आप जानते होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एक हार्ट बीट है जो कि आप सबको पता है 72 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट होती है, ये आपको पता है। 72 बार धड़कता है आपका हृदय, ठीक है। वहीं पर आपको यदि इसको रेंज में याद रखना है तो देखिए, यदि रेंज है 60 to 100 बीट पर मिनट तो ये नॉर्मल है। क्या है? 60 to 100 बीट पर मिनट है तो ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। याद रखना है क्या है? ये नॉर्मल है। अब यहीं पर दो क्वेश्चन है, यदि 60 से कम हो जाता है, यदि लेस देन 60 हो जाता है तो अभी अपन ने कहा ब्रेडिकार्डिया। देखो नाम से मीनिंग, कार्डिया मींस हार्ट से रिगार्डिंग, कार्डिया मींस हार्ट,
ठीक है। कार्डियक पार्ट जहां भी आ जाता है वहां हार्ट से रिगार्डिंग है, और हार्ट से रिगार्डिंग क्या है, आपकी हार्ट बीट या पल्स रेट है। तो यदि 60 से लेस हो जाता है, 60 से बिलो हो जाती है, तो लेस देन 60 बीट पर मिनट, दैट इज नोन एज द ब्रेडिकार्डिया। क्या बोला जाता है, ब्रेडिकार्डिया। और यदि मोर देन 100 हो जाता है, मोर देन 100 हो जाता है, दैट इज नोन एज टेकीकार्डिया। कार्डिया मीन्स याद रखना है हार्ट बीट, कार्डिया डायरेक्ट मीनिंग जाता है हार्ट से, और हार्ट से हार्ट बीट बनता है। तो हार्ट बीट यानी पल्स रेट की यदि बात की जाए तो नॉर्मल होता है 60 to 100 बीट पर मिनट, और यदि 60 से लेस देन हो जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया, मोर देन 100 हो जाए तो वो टेकीकार्डिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वहीं पर आप देखिए नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ब्रेडियपनिया और टेकीपनिया, ये क्या होता है ये भी अपन जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं इसमें, किसकी, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। और नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो होती है, आप सबको पता है 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। कितना होता है, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से ये होती है क्या, श्वास दर यानी कि श्वसन दर या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो 16 से 20 यानी एक पर्सन है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, वो एक मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, ठीक है। अब यदि 16 और 20 की यदि अपन बात करें तो इसमें याद रखना है, जैसे पल्स रेट में अपन ने कहा था 60 से लेस देन हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोला था, 100 से अबव हो जाए यानी 100 से मोर हो जाए तो उसको टेकीकार्डिया बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि 12 से लेस देन हो जाए, यानी किसी पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट, श्वास दर 12 से कम हो जाए, 12 बीट पर मिनट या 12 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसको बोला जाएगा ब्रेडियपनिया। क्या बोला जाएगा, ब्रेडियपनिया। और यदि ये 24 से ज्यादा हो जाए, यानी कि यदि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 हो जाए तो उसको बोला जाता है टेकेपनिया। क्या बोला जाता है, टेकेपनिया। तो आई थिंक ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ब्रेडिकार्डिया जब जो पल्स रेट है वो लेस देन 60 हो जाए, और टेकीकार्डिया जब पल्स रेट है वो मोर देन 100 हो जाए। वहीं ब्रेडियपनिया यदि आपकी रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाए, लेस देन 12 हो जाए तो उसको ब्रेडियपनिया, और यदि रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो जाए तो वो टेकेपनिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी पूछा हुआ है एमपी सीएचओ के अंदर और बिहार सीएचओ के अंदर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आपके काफी सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या हाइपोक्सिया कहेंगे, क्या हाइपोकेपनिया कहेंगे, क्या हाइपोक्सेमिया कहेंगे, क्या हाइपरकेपनिया कहेंगे। क्या इसका राइट आंसर है, आंसर आपको देना है, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा, तो फटाफट से अपना आंसर देना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइपोक्सेमिया। क्या बोला जाता है, हाइपोक्सेमिया बोला जाता है। यदि ऑक्सीजन का सेचुरेशन ब्लड के अंदर कम होता है, ब्लड के अंदर डिक्रीज होता है अमाउंट, तो उसको बोला जाता है हाइपोक्सेमिया। क्या बोला जाता है, हाइपोक्सेमिया। याद रखना है, डायरेक्ट रिलेटेड है हाइपोक्सेमिया, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इसके अंदर जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वन जो ऑप्शन है वो देखिए, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स ये होता है कि आपकी सेल और टिश्यू जो है, सेल और टिश्यू जो है, यदि उन तक ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच रही है, या उनमें ऑक्सीजन कम हो गई है, डिक्रीज हो गए हैं, या फिर एब्सेंस है। यदि सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल या तो डिक्रीज हो चुका है, या फिर वहां पर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच रही है, या फिर वहां पर ऑक्सीजन का एब्सेंस है। किसका, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, कहां पर, सेल और टिश्यू में। जिससे क्या होगी, उनकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोक्सिया। क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो हाइपोक्सेमिया भी यही था, एक बार समझने की कोशिश करें। ये हाइपोक्सेमिया था, और ये हाइपोक्सेमिया मींस ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल का कम होना, ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना, और ये हाइपोक्सिया है यानी सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होना या एब्सेंस होना, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, हाइपोकेपनिया और हाइपरकेपनिया, दोनों रिलेटेड है, अपोजिट मीनिंग है। हाइपो मतलब कम होना, ठीक है, हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब बढ़ना। लेकिन क्या कम होना क्या बढ़ना, तो आपको याद रखना है, केपनिया मींस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से रिलेटेड है। यदि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
यानी CO2 बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसको कहा जाता है हाइपरकेपनिया। और यदि ब्लड के अंदर CO2 का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको कहा जाता है हाइपोकेपनिया। अब आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, एक तरीके से ये इम्प्योर है तो आपके लिए हार्मफुल होता है, फिर इसका ये फर्क कैसे पड़ा है? तो आपने एसिड बेस बैलेंस पढ़ा होगा, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो आपने पढ़ा है वो इन्हीं के बेसिस पर होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिस पर ही वो चेंजेस होता है। तो उसको अपन जब एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यस और नो। चलिए बात करें आगे नीचे से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज ऑफ 7 बोन? नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 7 बोन मिली हुई, यानी 7 बोन कंप्राइज होकर एक बोन बनी हुई है, 7 बोन कंप्राइज हुई है, तो कौन सी बोन है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर आपको देना है क्या? ऑप्शन ए सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ऑप्शन बी कार्पल्स है, ऑप्शन सी क्रेनियल बोन है, ऑप्शन डी लंबर वर्टिब्रा है। आंसर आपको देना है, फटाफट से इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट से दे दीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। और सर्वाइकल वर्टिब्रे आप सबको पता होगी, आपने पूरा वर्टिब्रा पढ़ा होगा। कितनी बोन्स होती है टोटल वर्टिब्रे के अंदर? टोटल बोन्स होती हैं 33 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर डिवाइडेड है वो सर्वाइकल वर्टिब्रे में है, थोरेसिक वर्टिब्रे में, लंबर वर्टिब्रे में, उसके अलावा सेक्रल और कोकिक्स वर्टिब्रे में वो डिवाइडेड हैं। उसमें से 7 किसके अंदर इंक्लूड है? तो वो सर्वाइकल वर्टिब्रे में इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बता दूं कि किस किस वर्टिब्रा में कितना है। तो सबसे फर्स्ट वन आप बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे में, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे में 7 है। उसके बाद थोरेसिक के अंदर देखें तो थोरेसिक के अंदर 12 है। उसके बाद लंबर के अंदर भी 5 है, सेक्रल के अंदर भी 5 है, ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है, ठीक है। थोरेसिक में 7, सॉरी सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 और सेक्रल में 5, और जो कोकिक्स है उसके अंदर 4 हैं जो कि बाद में फ्यूज्ड हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ये वर्टिब्रा के बारे में बात की, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी बार पूछा हुआ है, कभी थोरेसिक के वैल्यू नंबर पूछ लिया जाता है, कभी लंबर के पूछ लिया जाता है, और मोस्टली ये जो ऊपर की 2 हैं सर्वाइकल और थोरेसिक, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाउ मेनी लोब लीवर हैव, यानी लीवर के अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट हैं, वो आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, MPCH और BRCHO के अंदर भी ये पूछा हुआ है। और देख लीजिएगा, इसका आंसर आप बताना है फटाफट से। 1 लोब, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। बताइए कितने लोब्स में डिवाइडेड हैं आपकी लीवर, ठीक है, जो कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। तो कितने लोब्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो आपको बताना है, जल्दी आंसर दीजिएगा। 1, 2, 3 या 4, 4 ऑप्शन है आपके पास, 1, 2, 3, 4। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 4 लोब है। आई थिंक आप सबको पता है, और लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर इस 2 ही लोब है, हमने तो 2 ही पढ़ा है, कॉलेज टाइमिंग में आपने 2 पढ़ी होंगे, लेकिन इसके एक्चुअली में जो लोब है वो कितने हैं? 4 हैं। कितने लोब हैं? 4 लोब है। अभी डायग्राम में मैं आपको बता दूंगा कितने लोब हैं, ठीक है। अभी याद रखें 4 लोब है, ठीक है। नाम भी बता दूं मैं आपको, एक राइट लोब, दूसरा लेफ्ट लोब, उसके बाद क्वाड्रेट लोब, और उसके बाद क्वाड्रेट लोब, ठीक है। राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट अभी बता देंगे आपको डायग्राम से, ठीक है। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको डायग्राम में अपन क्लियर करेंगे नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोलर बोन इज नोन एज, कोलर बोन इज नोन एज, और आई थिंक ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल गया होगा, तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, सबको पता है। और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये नर्सिंग कॉम्पिटेटिव के साथ ही अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको याद रहना ही चाहिए, आपको याद होना ही चाहिए ये। और आई थिंक सबने आंसर लगा दिया होगा। तो ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन ए क्लेविकल, ऑप्शन बी स्केपुलर, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी रेडियस। क्या इसका राइट आंसर है? आपको अपना आंसर देना है। आई थिंक सबको पता है इसके बारे में जी, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्या है? क्लेविकल बोन को पोलर बोन बोला जाता है, जो कि आपके कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आपको स्केलेटल पढ़ा होगा या स्केलेटल आपने देखा होगा तो पता है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम वाइज आपको बता दूंगा, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? आपके शोल्डर पर ये पाई जाती है, एक जहाँ कॉलर से आप समझ सकते हैं, आपका जो शर्ट का कॉलर होता है ना, वहीं पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो याद रखिए इस बात को, इसके पुला और ये यहाँ से कनेक्टेड होती है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आगे चले पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सॉरी, एक मिनट सुनिए आप इसके बारे में, कुछ बोन्स से रिगार्डिंग, स्केलेटन से रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करवा दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। और नर्सिंग के साथ ही अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे हुए हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट वन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एडल्ट बोन कितना होता है। टोटल नंबर ऑफ एडल्ट बोन, यानी कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है, टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है, नंबर कितने होते हैं, तो आपको याद होगा 206, यानी 206 हड्डियां होती है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर। वहीं पर यदि ये इन्फेंट के बारे में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट बोन या टोटल नंबर ऑफ बोन इन इन्फेंट, दैट इज 270। फर्स्ट चॉइस ऑप्शन आपको 270 रखना है। यदि ऑप्शन में नहीं है तो 300 आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चॉइस आपको 270 देनी होगी, यानी 270 होती है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसके रिगार्डिंग आप 300 है तो वो लगा सकते हैं, बट आपको ऑप्शन में ये पहला ही मिल जाता है, ठीक है, 270। और यदि दोनों दे रखे हैं तब भी आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना है, 270, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट बोन कौन सी आपकी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी, सबसे बड़ी कौन है, तो आप सबको पता है फीमर है। क्या है, फीमर है। और वहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट भी आप सबको पता है स्टेपीज है, ठीक है। ये फीमर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आप सबको पता है लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टेपीज कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपको पता है ईयर के अंदर होती है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल आर एसोसिएटेड विद क्लोटिंग। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आंसर भी आपको पता चल गया होगा। क्लोटिंग से रिलेटेड है या क्लोटिंग से एसोसिएटेड है, ऐसी कौन सी ब्लड सेल है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट। आई थिंक सबको इसका आंसर पता है, और इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि सबको इसका आंसर पता है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का जो अदर नेम है वो आप सबको पता है, थ्रोम्बोसाइट है, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो कौन है वो, प्लेटलेट, तो याद रखना है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूं। सबसे फर्स्ट वन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी इसका फुल फॉर्म सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। इसका अदर नेम आपसे याद रखना है, तो वो होती है इरिथ्रोसाइट। क्या है इसका अदर नेम, इरिथ्रोसाइट। ये मोस्ट कॉमन ब्लड सेल है, मोस्ट कॉमन ब्लड सेल है, ठीक है। यहाँ से इसका साइज पूछा जा सकता है कि जो सेल है, आरबीसी सेल है, उसका साइज कितना होता है। तो आरबीसी का जो साइज है वो होता है 7 to 8 माइक्रोन, ठीक है, 7 to 8 माइक्रोमीटर या माइक्रोन होता है। और यदि एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 7.2 माइक्रोन होता है। कितना, 7.2 माइक्रोन होता है। और ये क्वेश्चन आपको मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दिया था, तो ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो आरबीसी के रिगार्डिंग इसकी साइज आपको याद रखनी है। मोस्ट कॉमन ब्लड सेल कौन सी, क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन ब्लड सेल कौन सी, तो वो आरबीसी। कितनी साइज होती है इसकी, तो वो 7 to 8 माइक्रोन होती है, यानी 7.2 एग्जैक्ट इसका एवरेजन अपन देख लेते हैं। उसके अलावा इसका नंबरिंग पूछा जा सकता है कितनी होती है, तो ये मैं आपको बता दूं 3.5 to 6.5 मिलियन पर mm³ होती है, ठीक है। कितना, 3.5 to 6.5 मिलियन पर mm³ होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी नंबरिंग क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3.5 to 6.5 मिलियन पर mm³ होती है। उसी के साथ यहाँ से आपको HB के बारे में पूछा सकता है कि HB प्रेजेंट कहाँ पर होती है, तो आप सबको पता है आरबीसी के अंदर HB यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो O2 को कैरी आउट करना होता है, ठीक है। O2 और न्यूट्रिएंट्स को कैरी आउट करने का काम होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पूछा गया है कि 1 हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल्स को कैरी आउट करता है, तो 4 O2 के मोलिक्यूल्स को कैरी आउट करता है। ये भी आपको याद रखना है, 1 molecule of HB that carry out the 4 molecules of the oxygen। ये आपको क्वेश्चंस याद रखना है, और ये काफी सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ESIC में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, तो वो आपको याद रखनी है 120 डेज होती है। कितनी, 120 डेज, 120 दिन इसकी लाइफ साइकिल होती है। और ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा हुआ है। तो आई थिंक आरबीसी के रिगार्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं वहीं पर अपन WBC के बारे में, वहीं पर अपन बात कर लेते हैं WBC के बारे में। और WBC का जो अदर नेम होता है वो सबको आप फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, व्हाइट ब्लड सेल है। इसका जो अदर नेम है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट। और यहाँ से आपको ये एक नाम याद आ रहा होगा, ल्यूकेमिया। क्या याद आ रहा होगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या, ल्यूकेमिया टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। क्या है, एक तरीके से ब्लड कैंसर है,
और ब्लड कैंसर बेसिकली किसका कैंसर होता है, तो वो WBC का कैंसर होता है, ल्यूकोमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ठीक है। तो ब्लड कैंसर इज नोन एज ल्यूकेमिया, ठीक है, आप सबको याद रखना है, बोलना नहीं है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी है, क्या लार्जेस्ट ब्लड सेल, तो लार्जेस्ट ब्लड सेल इज ल्यूकोसाइट या फिर WBC, लार्जेस्ट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट या WBC। कितना साइज होता है इसका, 8 to 18 माइक्रोन मीटर, ठीक है, कितना 8 to 18 यानी 8 से 18 माइक्रोन का ये होती है इसकी साइज, ठीक है। उसके अलावा इसका नंबरिंग यदि पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है 4000 to 11000 इसका नंबरिंग होता है, कितना 4000 से 11000 इसका संख्या होती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका फंक्शन क्या है। आगे WBC को भी क्लासिफाइड किया हुआ है ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट में, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट, उसके अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इस तरीके से इनको आगे डिवाइड किया है। उसको अपन आगे बात कर ली थी, अपन ने ब्लड के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट अपन ने आगे बात की थी लास्ट सेशन के अंदर, और रिमेनिंग पोर्शन को अपन आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फंक्शन भी पूछा जा सकता है कि WBC का फंक्शन क्या होता है, या किसी पर्सन के अंदर यदि इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सी ब्लड सेल का अमाउंट हाई मिलेगा, तो आप सबको याद रखना है WBC का मिलेगा, कितना मिलेगा, WBC का लेवल हाई मिलेगा, ठीक है। यहीं पर अपन बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग, और प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं तो इसका अदर नेम है थ्रोम्बोसाइट है। क्या है अदर नेम, थ्रोम्बोसाइट है, जो कि ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है, और ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, ठीक है। क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, और वुमेन की बात करें यानी गर्ल्स की बात करें, फीमेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल इन वुमेन यानी कि फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल है, और ब्लड सेल की बात करें या मेल के अंदर ब्लड सेल्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। तो प्लेटलेट्स क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। कितना साइज इसका, तो 2 to 4 माइक्रोन का होता है, ठीक है, 2 to 4 माइक्रोन का होता है। RBC के बारे में अपने बात की थी कि 7 to 8 होता है, और WBC जो कि लार्जेस्ट होता है 8 to 18, और स्मॉलेस्ट है जो कि 2 to 4 है, जो कि कौन है, प्लेटलेट्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है ये, और फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल है। इसका अमाउंट यदि अपन बात करें तो 1.5 to 4.5 लेक यानी लाख mm³ होता है, ठीक है, याद रखना है ये अमाउंट, ये वैल्यू भी आपसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो 1.5 to 4.5 लेक पर mm³ होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी आपको दिया है वो आप सब याद रख रहे होंगे, उनको नोटबुक में नोट कर रहे होंगे, और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और यदि आप चाहते हैं कि हमें PDF भी चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ, इनके PDF वगैरह भी आपको चाहिए, तो अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इन सबके PDF है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कहाँ पर, टेलीग्राम में, नीचे चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, यानी इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था, यानी कब डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया अब पोलियो फ्री है। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन आपके सामने है 2011, 2012, 2013, 2014, 2011, 2012, 2013 और 2014 आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। 2014 यानी 2014 में ये पोलियो फ्री हो गया था, यानी इंडिया है जो कि 2014 में पोलियो फ्री हो गया था, ऑफिशियली अपडेट हो चुका था कि इंडिया इज पोलियो फ्री। कब, 2014 में ये आया था, यानी 2014 में इंडिया है जो कि पोलियो फ्री हो गया था, ठीक है। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्टेड हुआ था इंडिया के अंदर प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन, क्या, प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्टेड हुआ इंडिया के अंदर, तो वो आपको याद रखना है 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है, 1995, 1995 में ये स्टार्ट हुआ है। और आज के ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, और आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें,
और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ले सकें। तो चलिए, एक और इंपॉर्टेंट बात अपनी रह गई थी कि आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था बीच में, लीवर के लोब्स पूछे थे। तो 4 लोब्स जो उसके होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, उसका डायग्राम आप देख लीजिएगा किस तरीके से 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, आपके माइंड में एक थॉट है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसके 2 ही लोब्स हमने पढ़े हैं, तो ध्यान रहे इसके 2 नहीं 4 लोब होते हैं, 2 नहीं 4 लोब होते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है एक तो ये, दूसरा ये। ठीक है, ये 2 आपने पढ़े हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, ये आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये क्वाड्रेट लोब और ये ऊपर का क्वाड्रेट लोब। तो ये 4 लोब आप देख पा रहे होंगे इजीली। फर्स्ट वन क्वाड्रेट लोब, सेकंड वन क्वाड्रेट लोब, थर्ड वन लेफ्ट लोब और फोर्थ वन राइट लोब। तो 4 लोब हो गए। आप देख सकते हैं ग्रीन जो कि एक गोल ब्लेडर है। ठीक है, ग्रीन जो कि गोल ब्लेडर है। ठीक है, उसके बाद ये पोर्टल वेन है, ये हिपेटिक आर्टरी है। ठीक है, ये इंफीरियर वेना क्या हुआ है और इसके अंदर ये 4 लोब है। आपको बेसिकली लोब्स याद रखने हैं, कितने लोब हैं, 4 लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो 4 लोब है लीवर के। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए क्वेश्चन सेशन नंबर 2 के अंदर। ये पहला सेशन था अपना जो कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल पर ज्वाइन हो रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।